हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डीसी शंट मोटर स्टार्टर की। तो देखिए, डीसी शंट मोटर स्टार्टर क्या होता है कि जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम डीसी मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही लार्ज, बहुत ही हैवी करंट स्टार्टिंग में फ्लो करती है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि डैमेजेस हो सकते हैं आर्मेचर, ब्रशेस और कम्यूटेटर। ठीक है। तो उस डैमेज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डीसी शंट मोटर या डीसी मोटर्स के साथ स्टार्टर का यूज़ करते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट डीसी शंट मोटर स्टार्टर। देखिए, डीसी शंट मोटर स्टार्टर को समझने से पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि डीसी शंट मोटर में क्या होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आर्मेचर के साथ सीरीज में हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ लीजिए, या डिफरेंट सेक्शन में वो रेजिस्टेंस जो है डिवाइडेड रहता है। तो ताकि हम स्टार्टिंग में जैसे पूरा रेजिस्टेंस अप्लाई करें आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, तो उसमें जो फ्लो करने वाली करंट कम रहेगी, और फिर धीरे धीरे जैसे मोटर की स्पीड स्टेबल होती जाती है हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं डीसी शंट मोटर स्टार्टर का। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें पहले ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है। और इसको हर एक रेजिस्टेंस पे हमने टैपिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है। अब 1 2 3 4 5। अब इसमें मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3, R4, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पहले हम इसका हैंडल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने ड्रॉ किया इस तरह से, ये आ गया इस तरह। ठीक है। और ये जो हैंडल है ये आपका पॉइंट 1 से लेकर और 1 2 3 4 5 तक ये मूव कर सकता है। ये हमने ड्रॉ कर दिया इसका हैंडल। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे एनवीसी है, ओएलसी है, फील्ड वाइंडिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाया, ये हो गया ओएलसी। ठीक है। तो ओएलसी क्या है, ये है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। ओएलसी मतलब ओवरलोड ट्रिप कॉयल। ये हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब इसको हमने कनेक्ट किया, ये ओएलसी कॉयल होगी, और ये कनेक्ट हो गया जाके हैंडल एच में। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा एनवीसी ड्रॉ करते हैं। एनवीसी क्या है, एनवीसी है नो वोल्टेज ट्रिप कॉयल। जब कोई वोल्टेज नहीं होगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो दिस एनवीसी इज नो वोल्ट ट्रिप कॉयल। इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से लाके पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो कॉइल्स है उसको हम कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कॉइल्स हमने इस तरह टर्न कराया, और इसका जो दूसरा एंड है वो हमने लाके कनेक्ट कर दिया यहाँ पे पॉइंट, ये इस तरह कनेक्ट करेंगे।
ये एक पॉइंट बनाया हमने, ये दूसरा, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट निकाला, एक इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया ए से, ये लेके आए ए यहाँ पे, और दूसरा जो पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा इस वाली कॉइल से, ये इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फील्ड कॉइल्स ड्रॉ करेंगे डीसी मोटर का। ये फील्ड कॉइल ड्रॉ हो गई, और यहाँ से जो पावर सप्लाई की लाइन आ रही है इससे ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से जो हम दूसरी लाइन लाएंगे, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे आर्मेचर, ये कनेक्ट हो गया आर्मेचर। ये पॉइंट ए हो गया, ये आर्मेचर लिख दिया हमने, और यहाँ पे ये फील्ड कॉइल है तो इसको हमने लिख दिया फील्ड, और इसके ऊपर ये हमने पॉइंट बना दिया एफ। अब यहाँ पे जो है एक हम पी पॉइंट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये पी क्या करेगा, अभी जब आगे हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो ये स्ट्रिप पी क्या काम करती है, इसका रोल होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन में। तो उस समय हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या काम है। ये ओएलसी हो गया, ओवरलोड ट्रिप कॉइल, ये हो गया नो वोल्टेज ट्रिप कॉइल, ठीक है। तो और ये आपकी डीसी सप्लाई लाइन हो गई, ठीक है। ये हमने बनाया यहाँ पे, ये पॉजिटिव, निगेटिव, ये डीसी सप्लाई लाइन हो गई। अब देखिए, अब इसमें आप इसकी वर्किंग समझिए, इसमें क्या होता है कि इस फिगर में हमने एक 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर स्टार्टर, डीसी 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर स्टार्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेडेड रेजिस्टेंस आर टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। इसमें एक ये ग्रेडेड रेजिस्टर R1 R2 R3 R4, टोटल आर को हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, ये कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है कि प्रायर टू स्टार्टिंग, डीसी मोटर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये हमने लिख दिया रन पॉइंट, और इधर जो पॉइंट 1 है वो है ऑफ स्टेट में। अब क्या होगा इसमें कि प्रायर टू स्टार्टिंग द हैंडल एच इज केप्ट इन द ऑफ पोजीशन बाय ए स्प्रिंग एस। तो इसमें जो स्प्रिंग एस लगी हुई है, ये हैंडल जो है ये ऑफ स्टेट में होगा, मतलब पॉइंट नंबर 1 की तरफ होगा। उसके बाद क्या होता है कि फॉर स्टार्टिंग द मोटर द हैंडल एच इज मूव्ड मैनुअली, एंड व्हेन इट मेक्स कांटेक्ट विद द रेजिस्टेंट स्टार्ट 1, जो ये जैसे ये कनेक्ट होगा मोटर स्टार्ट हो जाएगी, इट इज इन द स्टार्ट पोजिशन। इन दिस पोजिशन द फील्ड वाइंडिंग रिसीव्स द फुल सप्लाई वोल्टेज, but the armature current is limited by the graded resistance R equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4। तो इसमें मोटर जब स्टार्ट हो जाएगी तो फील्ड वाइंडिंग को तो पूरा वोल्टेज मिलेगा, लेकिन आर्मेचर में जो है आर्मेचर करंट कंट्रोल हो जाएगी इस ग्रेडेड रेजिस्टेंस आर से। तो उससे क्या होगा कि वही वेरी लार्ज करंट नहीं फ्लो करेगी। उसके बाद द स्टार्टर हैंडल इज देन ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम स्टट टू स्टट, मतलब फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह मूव कराते हैं, अलाउइंग द स्पीड ऑफ द मोटर टू बिल्ड अप अंटिल इट रीचेज द रन पोजिशन, जब तक कि ये रन पोजिशन पे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। इन दिस पोजीशन, अब देखिए जब ये रन पोजीशन पे पहुंचता है तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या, द मोटर स्पीड अटेन्स इट्स फुल स्पीड, ठीक है, मोटर फुल स्पीड पे आ जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द सप्लाई इज डायरेक्टली अक्रॉस बोथ द वाइंडिंग्स ऑफ द मोटर। सप्लाई जो है वो डायरेक्टली अक्रॉस आती है दोनों वाइंडिंग के। और तीसरा पॉइंट क्या है कि द रेजिस्टेंस आर इज कम्प्लीटली कट आउट, मतलब जब आप पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएंगे तो जो स्टार्टिंग हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया था आर, मतलब आर किससे मिलके बना, R1 R2 R3 R4 से, ये कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, ठीक।
The handle H is held in run position by an electromagnetic energized by a no voltage trip coil NVC. तो ये जो आपका हैंडल H है ये रन पोजीशन में रहता है किसकी वजह से? NVC की वजह से, ठीक है, नो वोल्टेज ट्रिप कॉयल NVC की वजह से ये उसी पोजीशन में रहता है। द नो वोल्ट ट्रिप कॉयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मोटर। अब उसके बाद क्या होता है जब हम ऑफ करते हैं, इन द इवेंट ऑफ स्विचिंग ऑफ और व्हेन द सप्लाई वोल्टेज फॉल्स बिलो ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू और द कंप्लीट फेलियर ऑफ सप्लाई while the motor is running NVC is degenerized। मतलब कि जब मोटर रन कर रही है उस समय मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया या सप्लाई जो है पूरी तरह से फेल हो गई, तो ये जो नो वोल्ट ट्रिप कॉयल है ये क्या होती है, ये डी एनर्जाइज हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ द हैंडल विच इज देन पुल्ड बैक टू ऑफ पोजीशन बाय द एक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ये दोबारा ऑफ पोजीशन में ये हैंडल आ जाता है। The current to the motor is cut off and the motor is not restarted without resistance R in the armature circuit। तो ये दोबारा इस पोजीशन में जब वन वाली पोजीशन में आता है तो फिर मान लीजिए अगर पावर सप्लाई आ भी गई दोबारा तो भी ऐसा नहीं होगा कि वो अगर पॉइंट नंबर 5 पे रहेगा तो बिना रेजिस्टेंस के स्टार्ट होगा, लार्ज करंट फ्लो करेगी, डैमेज होगा। तो इसीलिए जैसे ही एनवीसी डी एनर्जाइज होती है ये पॉइंट नंबर 1 पे आ जाता है ताकि अगर दोबारा सप्लाई आए भी तो भी मोटर बिना रेजिस्टेंस के स्टार्ट ना हो। तो द एनवीसी ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन ओपन सर्किट इन द फील्ड वाइंडिंग। द एनवीसी इज कॉल्ड नो वोल्ट और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो एनवीसी का मेन काम होता है नो वोल्ट या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। विदाउट दिस प्रोटेक्शन द सप्लाई वोल्टेज माइट बी रिस्टोर्ड विद द हैंडल इन द रन पोजिशन। Consequently, full line voltage may be applied directly to the armature, resulting in a very large current। तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए ये एनवीसी के डी एनर्जाइज होते ही हैंडल जो है वापस ऑफ स्टेट में आ जाता है ताकि जब भी दोबारा मोटर स्टार्ट हो बिना रेजिस्टेंस के, बिना आर के, जो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है, बगैर उसके ना स्टार्ट हो। तो ये कहलाता है आपका अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब उसके बाद आती है, ये तो हो गया कि अगर मान लीजिए लाइट चली गई या वोल्टेज कम हुआ तो मोटर बच जाएगी, दोबारा रिस्टार्ट होगी तो जलेगी नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो रोल आता है वो रोल आता है आपका OLC का। OLC क्या है? OLC है ओवरलोड ट्रिप कॉइल। दिस इज कॉल्ड ओवरलोड ट्रिप कॉइल। इसका काम क्या होता है? आप कह सकते हैं कि द अदर प्रोटेक्टिव डिवाइस इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टार्टर इज द ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ओवरलोड ट्रिप कॉइल OLC and the NVC। The overload coil is a small electromagnet। It carries the armature current, and for normal values of armature current, the magnetic pull of OLC is insufficient to attract the strip P। तो नॉर्मल केस में जो स्ट्रिप P है ये इसको OLC जो है नहीं अट्रैक्ट कर पाती, ठीक। When the armature current exceeds the normal rated value, that is कब एक्सीड करेगी? जब मोटर ओवरलोडेड होगी। That is when the motor is overloaded, P is attracted by the electromagnet of OLC and closes the contacts AA। ये जो कॉन्टेक्ट्स AA है ये क्लोज हो जाएगा और जैसे ही क्लोज होगा वैसे ये जो आपका हैंडल था वो फिर से पॉइंट नंबर 5 से स्प्रिंग की वजह से वो वापस पॉइंट नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, ठीक। Hence NVC is short circuited। This results in the release of the handle H which returns to the off position and the motor supply is cut off। जैसे ही वो फिर से ऑफ स्टेट में आएगा मोटर की सप्लाई कट जाएगी तो ओवरलोड की वजह से जो दिक्कत होनी थी वो नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखने वाली है कि इफ द मोटर इज टू बी स्टॉप्ड द मेन स्विच शुड बी ओपन। मतलब अगर आपको मोटर बंद करनी है, मोटर ऑफ करनी है, तो आप सीधा सीधा उसके मेन स्विच को ओपन कर दीजिए, ठीक है।
अगर आप इसको रोकना चाहेंगे, इफ़ यू वांट टू स्टॉप द मोटर, द स्टार्टर हैंडल शुड नेवर बी पुल्ड बैक, एज दिस वुड रिजल्ट इन बर्निंग द स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स। अगर आप स्विच ऑफ करके मोटर को नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा कि जो स्टार्टर हैंडल है दैट शुड नेवर बी पुल्ड बैक, और अगर वो पुल्ड बैक नहीं होगा तो दिस वुड रिजल्ट इन बर्निंग द स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स। तो इसलिए हमेशा मेन स्विच को ओपन करके ही मोटर को बंद करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जब आपने स्टार्टर की वर्किंग पूरी समझ ली है तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटर के केस में कि रिवर्सल ऑफ रोटेशन। मतलब मोटर जो रोटेट कर रही है, अगर उसका डायरेक्शन हम रिवर्स करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? मतलब रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मोटर अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घुमाएंगे, या अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घुमा सकते हैं। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ रोटेशन। तो देखिए रिवर्सल ऑफ रोटेशन के जो तरीके हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी रिवर्स by reversing the connections of either the field winding or the armature, but not both। मतलब कि आपको रिवर्सल करना, जैसे क्लॉकवाइज घूम रही है मोटर, उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो आप क्या करेंगे, आप फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स कर देंगे या आर्मेचर कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे। लेकिन दोनों मत कर दीजिएगा कि दोनों को अगर आप रिवर्स करेंगे तो रिजल्टेंट वही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो आइदर यू हैव टू रिवर्स द कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग और यू हैव टू रिवर्स द कनेक्शन ऑफ आर्मेचर, कोई एक करेंगे तो ये जो है आपका मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि द अल्टरेशन इन कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स रोटेशन ऑफ सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। लेकिन कंपाउंड मोटर में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन केस ऑफ कंपाउंड मोटर it has to be noted that in order to reverse the direction of rotation of a compound motor, the reversal of the field connections involves both shunt and series winding। क्योंकि देखिए कंपाउंड मोटर के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैंने कंपाउंड डीसी कंपाउंड मोटर पे एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, तो उसमें हमें मालूम है कि दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट वाइंडिंग भी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कंपाउंड मोटर का रोटेशन आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपको जो कनेक्शंस हैं वो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों के कनेक्शन आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। किसी एक को करेंगे तो आपका पर्पस नहीं सॉल्व होगा। तो ये चीज़ आपको मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपाउंड मोटर केस में अगर हम रिवर्सल कर रहे हैं तो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों के कनेक्शन हमको रिवर्स करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको डीसी मोटर के स्टार्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर